गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा ग्रेविटेशन में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी पेरिहेलियन एफेरियन पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है आपको पता है, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि अगर एक मास पार्टिकल m1 हो, पॉइंट मास है बेटा ध्यान रखिएगा, दूसरा मास पार्टिकल m2 हो, ये भी पॉइंट मास है, इसके बीच की डिस्टेंस अगर r हो तो इनमें एक बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कि दे अट्रैक्ट, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर F लिखें बेटा इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस m1 एंड m2 एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बेटा अगर कंबाइन करें अगर इनको तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आएगा। बेटा ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू आती है राइट। जहां पर g को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, वेयर g इज कॉल्ड, बेटा g को आप बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल where g is called बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब एक क्वेश्चन आता है व्हाई यूनिवर्सल, बिकॉज बेटा ध्यान रखिएगा वैल्यू ऑफ g जो है वो कांस्टेंट रहती है इस यूनिवर्स के अंदर। किसी भी यूनिवर्स के अंदर किसी भी दो मास पार्टिकल को ले लो, चाहे वो मास पार्टिकल प्लैनेट जैसे मैसिव मासेस हो, स्टार जैसे बहुत बड़े मैसिव मास हो, या छोटे छोटे ये पेन ले लें और ये मेरा हाथ ले लें, मेरी बॉडी ले लें, इनके बीच जिनकी मतलब वॉट एवर बी द मास ऑफ द बॉडीज, whatever be the separation between them and whatever be the medium between them, value of g is always constant। ये हर जगह यूनिवर्सली कांस्टेंट होगा। और तुम्हें याद होगा g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। अब आए कि यूनिट क्या होगा, यूनिट हम यहाँ तभी लिखें जब हम निकाल लें, तो आप देखिएगा यहाँ पर यूनिट ऑफ g अगर निकालनी है तो आप फार्मूला लिखिए बेटा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो आप देखो g इक्वल टू बेटा हो जाएगा fr स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये आएगा। ठीक बेटा ये आएगा। तो देयरफॉर यूनिट ऑफ g क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ g इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg ऊपर चला जाएगा पर kg स्क्वायर, ये यूनिट हुआ। तो आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये आएगा। इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ाते हैं। ये बेटा यहाँ पर आया कि g की वैल्यू ये हो गई, ये फार्मूला हो गया। अब यहां पर बात करते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन ऑफ जी। फिर देखिएगा जी इक्वल टू fr स्क्वायर अपॉन m1 m2 है ये। तो अगर देखें तो डायमेंशन ऑफ जी अगर आप लिखिए क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हुआ। तो देखो ml3t-2 m-1 l3, देखिएगा ये m ऊपर गया m-1 l3t-2, ये आ जाएगा। ठीक, ये डायमेंशन आ गया। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला इतना आ गया। अब इसमें आया कि वैल्यू ऑफ जी जो बेटा 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, ये कैसे फाइंड आउट किया बेटा, कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने इसको लेबोरेटरी में फाइंड आउट किया था टॉर्सनल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से। तो आप अगला नोट में लिखिएगा वैल्यू ऑफ जी ये था, was value of g was calculated एक्सपेरिमेंटली, बेटा एक्सपेरिमेंट से किया था बाय कैवेंडिश। कैवेंडिश एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पर है, कैवेंडिश ने किया था राइट। और जो वैल्यू ऑफ जी कैवेंडिश ने फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग
वो एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा, वो जानते एक्सपेरिमेंट क्या था? टॉर्सनल पेंडुलम बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ जी। बेटा देखिएगा, वैल्यू ऑफ जी वाज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली बाय कैवेंडिश बाय यूजिंग द टॉर्सनल पेंडुलम। ये ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस में इसके बारे में ऑप्शन की तरह मौजूद रहता है। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। ठीक, अब अगर आपसे कहा जाए कि ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखो बेटा, ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखो, आप लिखो तो देखिए ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ले, एक्स वाई और ये जेड बना ले। जेड बेटा ऐसे, ठीक, दो मास पार्टिकल ले लेते हैं, ये m1 है, ये m2 हुआ, इनके बीच का सेपरेशन r के बराबर है। ध्यान रखना m1 की जो पोजीशन है वो r1 है, ये o, आप इस पॉइंट को लिखना चाहें p लिख लें, और m2 की पोजीशन वेक्टर को r2 से लिखा, इसे आप चाहें तो q से लिख लें, ये आ जाएगा। ठीक है, m1 m2 के बीच का सेपरेशन क्या है बेटा, वो आपको दिख रहा r के बराबर। अब आप जानते हैं बेटा r1 को क्या लिखा जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू o। तो r1 इज व्हाट बेटा, आप ये z एक्सिस ऐसे बनाना चाहे रख ले। देखो r1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू o। देखो m1 की पोजीशन o के रेस्पेक्ट में, r2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 विद रेस्पेक्ट टू o। ये देखो r2 m2 का पोजीशन वेक्टर है। क्लियर बेटा, ये है। अब यहां पर जानते हो बेटा, आप देखो m1 पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इसे लिखेंगे F12, और इसे क्या लिखोगे, फोर्स ऑन m1, किसकी वजह से, m2 की वजह से। तो आप देखिएगा फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 अगर आप लिखें तो आप इसे ऐसे लिखोगे F12 इक्वल टू, फार्मूला बेटा वही है, gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अब यह प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये वेक्टर में लिखा है, ये तो स्केलर है, तो हमें इधर कोई एक ऐसा यूनिट वेक्टर लाना चाहिए। यूनिट क्यों बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ना बदलनी चाहिए, यूनिट वेक्टर 1 के बराबर होता है, उससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो हमें एक इधर ऐसा यूनिट वेक्टर लाना चाहिए जिसकी डायरेक्शन इसकी बराबर हो। तो यहाँ पर एक सिंबल लाते हैं, देखिएगा बेटा ये F12 है, वैसे ही अगर हम m1 से m2 की तरफ, ये डिस्टेंस जो था ये m2 आप ले लो, ये m1, सेपरेशन r के बराबर। देखो m1 से m2 की तरफ अगर आप एक ये पोजीशन लिखते हैं r12, पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 डायरेक्टेड टुवर्ड्स m2। ठीक है, इसी तरह से एक पोजीशन वेक्टर अगर इधर ले लें, देखो ये डिस्टेंस है, ये r12 ले लें, पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम m1 टू m2, और इधर आप देखिएगा इस पे फोर्स बेटा, जैसे ये F12 था तो इस पे फोर्स F21 लिख लो, हम आगे बता देंगे, इसे बोलेंगे फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। और इधर की ओर एक पोजीशन वेक्टर अगर आप ले, जैसे ये बनाया था आप इधर ले ले, नामकरण हम कर देंगे। अब हम इसमें हम क्या लिखेंगे, आप देखो F12 की तरफ ये फोर्स है, अगर आप F12 ये लिया, ये R12 ले लें तो या R12 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है, तो F12 की ये डायरेक्शन है, तो अगर ये इसकी डायरेक्शन में हम रखना चाहें तो ये R12 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेयर बेटा R12 क्या है, R12 इज, क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ m1 डायरेक्टेड टुवर्ड्स m2। देखो m1 की पोजीशन m2 की तरफ डायरेक्टेड, ये आएगा। एक चीज तुम्हें और पता है बेटा कि R12 का जो बेटा मॉड होगा, मतलब R12 यानी R12 क्या है बेटा, यहां से यहां तक की पोजीशन, इसका मॉड इतने के बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू R होगा। तो R12 के मॉड को आप R लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम और लिखें, देयरफॉर देखिएगा R12 का यूनिट वेक्टर लिखें तो तुम्हें पता है ये वैल्यू होती है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। आपको याद होगा बेटा यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। वेक्टर तो R12 लिख लो, मॉड ऑफ वेक्टर क्या है, R है, तो आप इसे R लिख लें। तो कहने का मतलब ये फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू GM1 M2
अपॉन आर को देखो बेटा, इस जगह पर अगर ये वैल्यू रखोगे तो ये आर और ये आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा और यहां पर R12 आ जाएगा, ये F12 R12, ये इक्वेशन स्टार आप लिख सकते। ठीक बेटा, इतना है। सिमिलरली अगर आप हमें बेटा F21 लिखना हो तो आप देखिएगा इसी पैटर्न से लो, जब यहाँ 12 था तो यहाँ 12 था, अगर ये 21 लिखेंगे तो 21 लिखेंगे। तो आप इसमें अगर आप ये लिख लिया हो तो आप इसी तरह से इसे जल्दी से कर लें। तो आप लिख लिए बेटा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ फिर इसी में हम करेक्ट कर रहे हैं। देखिएगा सिमिलरली हम क्या करने जा रहे हैं, फोर्स ऑन M1, पहले हमने M1 पे निकाला विद रेस्पेक्ट टू M2 या ड्यू टू M2, अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, मतलब M2 पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ये है। आप इसे हटाना चाहे हटा दें, देखो ये फोर्स है। तो यहां आप F21 कर लें और आगे अगर जाए तो जी यहां क्या कर देंगे, R21 आएगा, क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन में ये एरो, वेयर R21 जो आ जाएगा बेटा, आप क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ M2 डायरेक्टेड टुवर्ड्स M1। इसका भी यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड इतने के बराबर, मैग्नीट्यूड 21 21 21 21, और तो पता है बेटा R21 मतलब बेटा देखिए ये जो पोजीशन है ये है तो इतनी दूरी के बराबर, यानी R के बराबर लिखो, ये वैल्यू यहां रख दो। तो देखो ये F21 इक्वल टू R21 आएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, इसे 2 स्टार लिख लो। तो ये तो वेक्टर फॉर्म ही आएगा जब यहाँ 21 आया, क्योंकि ये डायरेक्शन सेम है। न्यूमेरिकल वेक्टर फॉर्म को लेके आप इतना प्रैक्टिस मत रहिए, न्यूमेरिकल पे करिए। हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, देखिएगा क्या आता है क्वेश्चन। देखो 3 आइडेंटिकल मासेस, 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस, ईच ऑफ मास 1 किलोग्राम are kept at 0 0 2 0 and 0 2. Find out force on the mass kept at the origin, ओरिजिन पे जो रखा हुआ है, ओरिजिन मतलब 0 0 पे जो, ठीक। तो सोल्यूशन पे आइए तो देखो क्या आता है, इन्होंने बनाया कैसे, बड़ा ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो बेटा, ये तो देखो 3 मास है, सबका वैल्यू 1 kg है, 0 0 पे बेटा ये 0 0 है, एक तो यही रखा है यहां पर, इसकी वैल्यू अगर आप लें तो आप इसे आप लिख दें M1 इक्वल टू 1 किलोग्राम, ये है, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेट 0 0 है। दूसरा देखो 2 0 पे, यानी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है बेटा, तो 2 मान ली यहां पर रखा है, ये 2, तो ये M2 है, ये भी 1 किलोग्राम, इसके कोऑर्डिनेट 2 0 है। 2 0 का मतलब बेटा एक्स एक्सिस पे 2 चले, यानी ये डिस्टेंस जो हो जाएगी 2 के बराबर, इसे आप अगर R1 लिख लें 2 आ जाएगा। मीटर में ही है सब, अगर कुछ नहीं दिया इसका तो ऐसा ही मान लेना मीटर में। तीसरा मास बेटा 0 2 पे, यानी एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस बेटा देखो वाई एक्सिस पे 2 जाते हैं तो यहां पर आता है, तो ये वाई एक्सिस पे गए, यहां पर मास M3 है, 1 किलोग्राम है, इसके कोऑर्डिनेट 0 और 2 है, और जब इसके कोऑर्डिनेट 0 2 है तो ये बेटा डिस्टेंस देखो R2 लिख लो, ये 2 के बराबर है, ठीक। इन्होंने कहा क्या है, फोर्स ऑन मास केप्ट एट द ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन है, इसे अगर O से लिख लो तुम, और इस पे क्या फोर्स लगेगा, चलो छोड़ो O पे क्या लिखने लगेगा, तो आप देखिएगा बेटा इस मास को जिसको M1 लिखा है, इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, ध्यान रखना, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कह सकते हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 मतलब M1 M2 की वजह से, इसी तरह इसको ये अट्रैक्ट करेगा इधर, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 आएगा, ये इधर लगेगा। तो बेटा देखो इस पर ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इस पर ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्यों, अट्रैक्ट करता है। तो बताओ नेट फोर्स इस पे क्या आ जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा इसका और इसका वेक्टर सम, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो पहले तो निकाल ले। देखिएगा F12
अगर गौर से देखें F13 के बराबर आएगा। क्यों बेटा? क्योंकि देखो मास भी 1 1 है, 1 1 है, देखो 1, दूरी भी बेटा देखो तो 2 है, 2 है, तो वैल्यू तो सेम आने वाली। इसका मतलब वैल्यू आएगा G, M1 का मतलब 1 किलो, देखो M1 का मतलब 1, M2 का मतलब 1 और डिस्टेंस का मतलब 2 स्क्वायर, तो मतलब है ये वैल्यू G/4 आ रही है। तो ये F12 और F13 तो इतने के बराबर आ रहा है, G/4। G को बाद में रख लेंगे, ठीक। तो देखो इसकी वैल्यू आपको इतनी पता चल गई, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? देयरफॉर नेट फोर्स अगर आप ले, नेट फोर्स ऑन M1 को हमने डिनोट किया है इससे, ये M1 है बेटा। तो अगर आप इसे F1 से लिखते हैं, दैट इज अंडर रूट F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो चाहे तो F12 F3 को अपनी तरफ से F मान ले, लेट है। थोड़ा कैलकुलेशन में आ जा आसानी, जब जो वैल्यू सेम हो उनको एक सिंबल, सेम सिंबल दे दो, F ले लिया, तो देखो ये हो जाएगा अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा F√2 आ जाएगा। F की वैल्यू कितनी आई है? F की वैल्यू है G/4, तो ये आ जाएगा G/4√2 आएगा, ये G/4√2 आएगा। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 4 को इससे कैंसिल करोगे तो G/2√2 आएगा, G/2√2 आएगा। अब G की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, तो मैं इधर वैल्यू रख रहा हूं। तो देयरफॉर देखिएगा फोर्स इसके ऊपर को हमने F1 लिखा है, दैट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 2√2, या जो वैल्यू आएगी वही न्यूटन में फोर्स होगा। ठीक है बेटा, आंसर आएगा। क्लियर? अब तुम्हें अगर ये लगे कि सर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो आप बताइएगा, ये जो फोर्स F1 आएगा इसे लिख सकते थे ना, ये x एक्सिस पर है F12I कैप और F13J कैप, तो आंसर तो ये हो गया। लेकिन अगर सपोज तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखने को, इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, मतलब हमें वेक्टर में लिखना है, वेक्टर फॉर्म अगर हम यहां लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, F1 क्या आएगा बेटा? F12I कैप प्लस F13J कैप। कैसे मैं बता दूं, देखो बेटा, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? F12 एरो हटा के से न्यूमेरिकल I कैप J कैप, और F12 कितना आया था? हमने F12 निकाला था, G/4 निकाला था, देखो G/4 आया था, I कैप प्लस G/4 J कैप। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, G की वैल्यू डाल लेना बेटा इसमें, G की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेना, या आप कह सकते हैं G/4 I कैप प्लस J कैप, ऐसे करिए, ऐसे छोड़िए, G की वैल्यू रख लीजिए, सेल्फ कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, देखिए इन्होंने बोला है 3 आइडेंटिकल मासेस M kg each are kept at the vertices of an equilateral triangle of the side A साइड है उसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड सेम होंगे। फाइंड आउट फोर्स on a mass 4m kept at its center, जो इसके सेंटर पे रखा हो। सोल्यूशन में अगर आप आए तो ये ऐसे बोल रहे हैं, देखो बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके तीनों के वर्टिसेस पे बेटा 3 मास रखे हैं mm के, देखो ये M, ये M, ये M, साइड A, साइड A, साइड A, इनका जो बेटा सेंटर होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो देखो ये साइड जरूर है, आप अपनी तरफ से इसे R मान लो, ध्यान रखना, इस पॉइंट को A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, और ये जो सेंटर O है इसे O मान लो। तो आप इस दूरी को R मान लीजिए अपनी तरफ से, बाद में एक एटो में R निकाल लिया जाएगा। कहते हैं अगर इसके सेंटर पे एक मास 4m रखा है तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स बताओ। तो 4m पर लगने वाला नेट फोर्स अगर आपको बताना है तो इस पे लगने वाले पहले सारे फोर्स तो देखिए,
आप जरा गौर से देखिएगा, ये डिस्टेंस आ गया है। देखो बेटा, इस O वाले पार्टिकल पर इसकी वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू B की वजह से। इसी तरह देखिएगा, इसके ऊपर ये पार्टिकल जिसका मास 4m है, इसकी वजह से फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ऑन O ड्यू टू C, ये इसकी वजह से फोर्स होगा। इसी तरह बेटा देखिएगा, इस 4m पर इसकी वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू B लगेगा। इंपॉर्टेंट बात है ये, नहीं A है, A लगेगा, ये बेटा फोर्स इस पे A लगेगा, FOA, ये फोर्स है। इंपॉर्टेंट बात है, इन तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां ध्यान रखिएगा, FOA FOB सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, एरो नहीं लगा है, FOC इनकी वैल्यू है G4m m/r², वैल्यू सेम है। लेट आप मान लीजिए इसको, मतलब ये तीनों फोर्स सेम हो, तो मैंने बताया ना सेम मान लेना है, तो एक सिंबल दे दो। जब भी जो फोर्स सेम हो, वेक्टर सेम हो, उनको एक सिंबल दे देने में कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। हो गया। अब इनको एक बेटा तुम्हें एक रिजल्ट याद है वेक्टर का, क्या कि अगर आप देखो बेटा, ये फोर्स सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इनका, मतलब इनके बीच का ये एंगल और ये एंगल तीनों 120 डिग्री के हैं। तो ये तुम्हें याद होगा, ना याद हो तो ध्यान रख लो, अगर इक्वल अमाउंट के फोर्स एक दूसरे पर 120 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हो तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है, 120। इसे याद कर लो। अगर तुम्हें लगे कि नहीं सर हम तो सॉल्व करना चाहते हैं, तुम कंपोनेंट करके करना, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। कैसे करना बेटा, इसका एक कंपोनेंट इधर करना, एक इधर करना, इसका एक कंपोनेंट इधर करना, एक इधर करना, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, इनका जो नीचे कंपोनेंट आएगा इसके बराबर होगा, कैंसिल कर देगा, 0 आएगा। वैसे तुम इसे याद रखो, 3 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पे हो या 4 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पे हो, आप इमेजिन करो हम कर क्या रहे हैं, हम 360 को नंबर ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। बताओ 360 में अगर 3 वेक्टर है तो 3 से डिवाइड किए तो कितना आता है, 120 डिग्री। अगर 4 वेक्टर, अगर हमने क्या बोला 90 पे हो, तो देखो 360 को अगर 4 से डिवाइड करो तो 90 डिग्री पे हो। तो जितने फोर्सेज या वेक्टर होते हैं उनके नंबर को 360 पे डिवाइड करो, अगर वो उस एंगल के बराबर जो 360 है उसके नंबर से डिवाइड करने पर हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो हमेशा रिजल्टेंट 0 होता है। जैसे 3 वेक्टर 360/3 यानी 120 डिग्री पे हो, 3 इक्वल वेक्टर 360/4 यानी 90 डिग्री पे हो, 5 वेक्टर 360/5 करोगे 72 डिग्री आएगा। अगर 5 इक्वल वेक्टर्स 72 डिग्री पर लगे हुए हो, एक ही पॉइंट पे होने चाहिए, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है बेटा, तो तुम्हें याद होगा कि अगर 3 इक्वल वेक्टर्स आर एट 120 डिग्रीज, देयरफॉर रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आएगा। तो सिंस 3 वेक्टर्स या 3 फोर्सेस आर एट 120 डिग्री, hence resultant force on 4m is 0। तो आंसर तो 0 आएगा। शुरू में देख के ही तुम बता सकते हो। तो खैर फिर बताया बेटा, 3 forces या vectors are at 120 degree each, hence resultant force on this center mass is 0। ठीक, ये आ गया, इसे लिख लो।